ठीक है जेपी पांडे साहब, इसमें समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत तो नहीं है कि अतीक ने जो सालों पहले गैर कानूनी तरीके से बल का प्रयोग करके, खौफ दिखा करके, डरा करके, धमका करके जिन जमीनों पर कब्जा कर लिया, घरों पर कब्जा कर लिया, प्रॉपर्टी हथिया ली, वो प्रॉपर्टी मूल जगह पर यानी कि जिसकी थी उसके पास पहुंच जाएगी, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है समाजवादी पार्टी को? देखिए, सवाल एक अतीक अहमद के प्रॉपर्टी को लैप्स कर लिया जाए, इसमें दिक्कत का नहीं है। प्रश्न तो ये है कि जब राज्य सरकार ने 64 माफियाओं की लिस्ट घोषित कर दी है, तो ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि पहले के दौर के जो डकैत थे और ये आज के जो माफिया शब्दावली यूज होती है, इसमें बेसिक फर्क इसलिए है कि माफिया के पास एक बड़ा ही विकसित, संगठित और समृद्ध आर्थिक तंत्र होता है जी, जो निश्चित रूप से रियल एस्टेट एक सेक्शन है, अवैध जमीनों पे कब्जा, खनन है और सरकारी ठेका पट्टे हैं, वसूली। तो इन सबसे कोई भी माफिया इस 64 में जो लोग हैं, इसके तो मरने के बाद कहीं आपको पता चल रहा है। और इस भाजपा सरकार द्वारा संरक्षित काफी लोग हैं जो हमारे मित्र कह रहे थे। भाजपा पांडे साहब, मैंने कहा कि अतीक अहमद के खिलाफ, अतीक अहमद के नाम से जो प्रॉपर्टी हो गई थी या उनके गुर्गों के नाम से प्रॉपर्टी हो गई थी, वो उनके मूल जगह तक यानी कि मूल स्वामित्व मिल जाए उस व्यक्ति को, तो इसमें समर्थन करेंगे कि आप लोग? नहीं, इसके विरोध समर्थन का सवाल नहीं है, बिल्कुल समर्थन करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि इलाहाबाद पूरा उत्तर प्रदेश नहीं है। संपत्तियां जिनकी, जो ये तांगे वाले का लड़का था और जो लोग साइकिल से चलते थे, आज उड़न खटोलवा लेके इनके सांसद चलते हैं। और वहीं मोदी जी जब गए थे गोंडा की सभा में, कहे थे कि बड़े नकल माफिया हैं। तो प्रश्न तो यह है कि जो 64 घोषित कर चुके हैं, कम से कम एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बना ले, और माफिया अगर है तो सबके पास अरबों संपत्ति है और ये सबका लैप्स करके गरीबों में बांट दें। लेकिन ऐसी आधी अधूरी तैयारी ना करें जैसा ये सीएए के विरोध प्रदर्शन में 274 की रिकवरी नोटिस जारी किए, फोटो लगाए और अंत में सर्वोच्च न्यायालय के सामने रिरिया करके वापस कर देना पड़ा। तो न्यायालय से लानत ना मिले, इसलिए इसकी विशेषज्ञ टीम द्वारा एक काम करें, सरकार अपमानित ना हो, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी हो, तो किसको विरोध है? ठीक है, दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ वकील मौजूद हैं। दिलीप यशवर्धन साहब, कानूनी पेचीदगियां क्या हैं कि अगर मान लीजिए कि एक जमीन भले डर से, खौफ से किसी ने कचहरी में जाकर के लिख दी, हमारे साथ पीड़ित भी मौजूद हैं, हमने रिपोर्ट में भी एक पीड़ित की बात सुनाई कि उसे उठाकर के ले गए अतीक के गुर्गे और वहां पर जानबूझ खौफ दिखा करके मजबूर करके हस्ताक्षर करा लिए। ऐसी प्रॉपर्टी को वापस करना कानूनी नजरिए से कितना मुश्किल काम है? कुंदन जी, आपके सवाल का मैं दो परिप्रेक्ष्य में आंसर दूंगा। एक तो हम लोग ये बात करेंगे कि अतीक अहमद ने अवैध कब्जा कर रखा था, तो अवैध कब्जे का तो सीधा सा मतलब हो गया कि प्रॉपर्टी किसी और की थी, उस पर पोजीशन अतीक अहमद का था, यानी कि वो प्रॉपर्टी अतीक अहमद या उसके किसी भी गुर्गे के नाम पे ट्रांसफर नहीं हुई थी। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो जिसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी उसको वापस कर मिल जाएगा, बहुत आसान काम है, आराम से मिल जाएगा। हाँ, ठीक है। एक होती है बेनामी ट्रांजैक्शंस, बेनामी प्रॉपर्टी। बेनामी प्रॉपर्टी का मतलब कि प्रॉपर्टी रजिस्टर किसी और के नाम पर है, लेकिन उसका कंसिडरेशन यानी कि पेमेंट किसी और ने किया है। अगर मान लीजिए अतीक के किसी गुर्गे के नाम पर कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर है, उसका पेमेंट अतीक के खाते से हुआ है या किसी और के खाते से हुआ है, तो उस प्रॉपर्टी को किसी को वापस नहीं किया जाएगा। उस प्रॉपर्टी को सरकार अपने कब्जे में ले लेगी, उसका ओरिजिनल ओनर कोई नहीं है। तीसरी सिचुएशन जो आपने कही कि प्रॉपर्टी किसी की थी, उसको जबरदस्ती गन पॉइंट पे ले जाकर के कोर्ट में रजिस्ट्री करा ली, या जितने की वो प्रॉपर्टी थी उससे कम पे रजिस्ट्री करा ली। तो इसमें जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आता है, उसमें दो चीजें होती है। एक तो होता है मार्केट रेट और एक होता है जो हमारा डीएम सर्किल रेट से जो रेट निकल के आता है। तो डीएम सर्किल रेट से नीचे तो किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती है कोर्ट में, चाहे वो किसी से गन पॉइंट पे कराई जाए, चाहे उसकी मर्जी से कराई जाए। ठीक है। तो अगर किसी ने ये शिकायत की है सरकार से कि मेरी प्रॉपर्टी थी जिसको अतीक अहमद ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, जबरदस्ती मुझसे रजिस्ट्री करा ली है, तो वो रजिस्ट्री वापस होने में दोबारा से वो ट्रांसफर ही होगी प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी अगर अतीक अहमद की है, उसको सरकार पहले अपने कब्जे में लेगी। जब सरकार किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेती है, डिटेन कर लेती है, तो वो प्रॉपर्टी सरकार की हो जाती है। उसके बाद सरकार उसको ऑक्शन या किसी भी माध्यम से किसी और को ट्रांसफर कर सकती है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला होना चाहिए। अगर आज की डेट में जो ओरिजिनल ओनर अतीक अहमद है वो इस दुनिया में नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी उसको इनहेरिटेंस होकर उसके बेटे बच्चों के नाम पर जाएगी। लेकिन अगर सरकार ये एस्टेब्लिश कर ले जाती है कि वो प्रॉपर्टी जबरदस्ती ली गई थी, तो पहली बात तो ये प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा।
अगर एक कमीशन सरकार बनाने की बात करें, कमीशन सरकार बना भी लेती है और इस तह तक पहुंच भी जाती है कि एक्स आदमी की प्रॉपर्टी को अतीक अहमद ने कम रेट पे खरीद लिया था, तो उस प्रॉपर्टी को उन्हें वापस करने के लिए बहुत सारी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी पे आज उसके जो मतलब उसके जो इनहेरिटेंस है प्रॉपर्टी पे, उसके परिवार के, उसके बेटे हैं, वाइफ है, उनका कानूनी अधिकार आ गया है। अगर या तो प्रॉपर्टी सरकार अपने कब्जे में ले लेगी तो वो अपने दूसरे लोगों को वापस कर सकती है जो उसके ओरिजिनल ओनर है, या उनको उतना कंपनसेशन वो दिलवाएगी। ठीक है, बने रहे हमारे साथ एक पीड़ित भी मौजूद हैं। मैं आ रहा हूं सर, वापस मैं आपसे सवाल लूंगा। आपके साथ क्या हुआ था? क्या आपकी भी जमीन प्रॉपर्टी अतीक और अतीक के गुर्गों ने कब्जाई थी? क्या हुआ था आपके साथ? हेलो जी जी, मैं ये जानना चाहता हूं। एक पीड़ित व्यक्ति भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप पूरी कहानी बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था। देखिए, मेरे साथ जो है, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मैं कुंदन बोल रहा हूं, बोलिए। जी आई? जी आ रही है, बोलिए। जी देखिए, 2019 में जो है अतीक अहमद और अतीक अहमद के गुर्गे जो हैं, असाद कालिया अतीक अहमद के लड़के के साथ, अली के साथ में 3 गाड़ी से आता है मुझे ढूंढने के लिए मेरे बड़े भाई के घर पे। उसको पता चलता है कि मैं अपने बड़े भाई के घर पे हूँ। वहाँ पर ये लोग 3 गाड़ियाँ से आते हैं। उसके बाद गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से वो मुझे पकड़ लें, ले जाके मेरी हत्या कर दें। मुझे हो सकता है कि उसी दिन ऑन द स्पॉट मेरी हत्या कर देते। ठीक है। अतीक अहमद के इशारे पे ये सारा काम हो रहा था। और उसके बाद मैं वहाँ से किसी तरीके से मैं अपनी जान बचा के मैं निकल गया था, मैं अपनी माँ के घर पे। लेकिन ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे क्या है कि CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ है, तो वहाँ पे इनकी कोई रिकॉर्डिंग या किसी तरीके से कोई फुटेज में तो ये है नहीं। ये डायरेक्टली गोली चलाने लगते हैं सीधा। और ये मेरी माँ बारजे पे खड़ी थी, अगर मेरी माँ न बैठ जाती तो शायद मेरी माँ को भी गोली लग जाती उस टाइम। जी। इन लोगों ने मुझे अतीक अहमद से बात करने के लिए अक्सर जो है टॉर्चर किया कि तुम बात करो और नहीं तो तुमको जो है जान से मार दिए जाओगे। अगर मैं बात करने से मना करता था तो मेरे सर पे पिस्टल सटा दी जाती थी। अगर मैं कचहरी से लौटता था, एक मुकदमे की पैरवी में लेके करता था, तो जिसमें अतीक अहमद और अशरफ दोनों मुलजिम थे, तो उसमें ये मना करते थे कि पैरवी करने से अगर तुम जाओगे, पैरवी करोगे तो तुम्हारी हत्या कर देंगे अगर इस मुकदमे से तुम पीछे नहीं हटते और अपना वकालतनामा वापस लो। जी। तो मैं किसी तरीके से वहाँ से मैं अपनी जान बचा के मैं निकलता हूँ। लेकिन मैं 2019 से लेकर 2023 तक मुझे लगातार टॉर्चर किया गया। अभी पिछले महीना मुझे जो है असाद कालिया और उनके अतीक अहमद के चचेरे भाई एक हैं असलम मंत्री, ये आते हैं मुझे गुजरात ले जाने के लिए, अतीक अहमद से बात कराते हैं। जब मैंने बात करने से मना किया तो उस टाइम भी इन लोगों ने मेरे ऊपर राइफल सटा दी, पिस्टल सटा दी और असाद कालिया 1 करोड़ रुपए की रंगदारी भी मांगी कि भाई को पहुंचाना है और तुम चलो। जब मैंने वहां से भी मना किया तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी किया गया। तो मैं अपने घर छोड़ के आज 4 साल से मैं जो है अपने रिश्तेदार के यहाँ, कहीं किसी के यहाँ, मैं इस तरीके से अपना दिन काट रहा था। लेकिन इस टाइम मुझे लगता है कि मैं मुख्यमंत्री जी को मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के शासन में आज प्रशासन काम कर रही है अतीक अहमद के सारे गुर्गों के खिलाफ, कि जिस तरीके से मैंने अभी 10 तारीख को जो है 10/4/2023 को अपनी तहरीर जाके धूमनगंज थाने पे दिया मैंने। आप किस मुकदमे में आप पैरवी कर रहे थे? आप किस मुकदमे में पैरवी कर रहे थे? अतीक और अशरफ के खिलाफ किस मुकदमे में पैरवी कर रहे थे, बता सकते हैं क्या आप? मैं एक मरियाडीर में डबल मर्डर हुआ था। उस मर्डर में अतीक अहमद और अशरफ जो है दोनों मुलजिम थे। उसी मुकदमे में मैं पैरोकारी कर रहा था। इनको कोर्ट ने जो है मुलजिम बना दिया था। तो इनको ये लगता था कि कहीं मेरे पैरवी करने से इनको सजा ना पड़ जाए। और मैं आपसे बता दूं कि मैं इसके आगे झुका नहीं और मैं इसको सजा पड़वा के ही रहता। तो अभी मैं 10 तारीख को जब जाके इन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी किया, उसके बाद अभी जब मैंने देखा उमैश पाल जी की हत्या हुई है, उस हत्या में जिस तरीके से अतीक अहमद के सारे गुर्गों को